हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मास्टर कैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका रीजन क्या है? सबसे पहली चीज, जैसे हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर की कोई ना कोई वेटेज रहती है एग्जाम में। तो जितने भी PYQs हैं उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है वो अच्छे खासे मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरी चीज, इसमें कोई क्रैमिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ लिगेंड्स हैं, कुछ एक आधे पोर्शन में हो सकता है हमें चीजें क्रैम करनी पड़े, पर ज्यादातर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं चैप्टर दैट इज प्योरली कंसेप्ट बेस्ड, राइट। अब क्या होता है ना कि जैसे इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्रैमिंग करने की जरूरत पड़ती है, रिएक्शंस लर्न करने की जरूरत पड़ती है, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें हमें मजा आएगा पढ़ते वक्त इन्हें समझने के, जैसे जैसे आप इन्हें समझोगे, ठीक है। तो अच्छा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे और जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे बीच बीच में हम इसकी साथ साथ में थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, ताकि फिर हमें पता लगता रहे एग्जाम में हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच कैसी रहेगी, ठीक है। तो हम ना कैसे करेंगे, चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी बेसिक टर्म्स हैं उनको क्लियर करेंगे और फिर धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जितना बेस स्ट्रांग होगा, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हमें उतने इजीली समझ आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि लिगेंड क्या होता है, ठीक है। दो चीजें हम पढ़ेंगे जो मिलके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाती है, दैट वन इज लिगेंड एंड अदर इज मेटल। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें डिफाइन करना हो लिगेंड को तो क्या होता है, ठीक है। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लिगेंड्स को? क्योंकि लिगेंड्स जब मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने से पहले कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है ना, हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड्स हमारे पास क्या होते हैं, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो अकेला एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that has either negative charge या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल इफ आई राइट फ्लोराइड, तो फ्लोराइड का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। या फिर आप कह लो क्लोराइड, क्लोरीन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। या फिर ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज। इसके अलावा हमने बोला अमोनिया, अमोनिया में हमारे पास क्या है, एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर। ऐसे ही इफ आई राइट वाटर, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, है ना। तो अब ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने लिखे, ऑल ऑफ दीज आर लिगेंड्स। तो लिगेंड क्या हो सकता है, अकेला एक एटम भी हो सकता है, एनी एटम। तो जैसे इसमें एक ही एटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिंगल एटम है। और इट कैन ऑल्सो बी ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे इसमें हमारे पास क्या है, ये वाली जो हमने कैटेगरी लिखी, इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना, जिसमें कि या तो नेगेटिव चार्ज हो एटम के ऊपर, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या फिर हमारे पास क्या हो, लोन पेयर, है ना। तो जैसे इसमें हमारे पास
नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, है ना, तो या तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे क्लासेस जिसमें हमारे पास सिंगल एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो और उसके बाद या तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, तो ऐसे कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स को हम लिगेंड्स बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उस पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, और ये नेगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर, है ना। तो ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच आर हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, या फिर सिंगल एटम्स हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ज्यादातर जो सिंगल एटम्स होंगे उन पे नेगेटिव आएगा, लोन पेयर नहीं होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को जिसमें हमारे पास या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनको हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लिगेंड्स। ठीक है, अब मेटल आप सबको पता है कि मेटल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हम सब जानते हैं मेटल्स की। अच्छा हाँ, एक चीज, जब मैं मेटल्स की बात करती हूँ, ये हमें पता है मेटल्स सबको क्या होते हैं, मेटल्स कितने क्लासेस में आप डिवाइड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियोडिक टेबल, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमें पता है मेटल्स हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कहाँ आते हैं, एस ब्लॉक में, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास इनर ट्रांजिशन में भी मेटल्स होते हैं। और जो पी ब्लॉक है उसमें भी थोड़े बहुत मेटल्स हैं, जो कि जैसे आप किसी भी अच्छा, तो इसको मैं पहले डिवाइड कर देती हूँ। कैसे डिवाइड कर सकते हो आप, एक तो हमारे पास एस ब्लॉक के मेटल्स हो जाते हैं, है ना, इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स जिनको आप बोल सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं इसके साथ सेम कैटेगरी में रख देते हैं इनर ट्रांजिशन, मतलब एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास एस ब्लॉक के हो गए, ट्रांजिशन वाले डी ब्लॉक के आएंगे, इनर ट्रांजिशन में हमारे पास हो जाएगा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। और कुछ मेटल्स हमारे पास होते हैं पी ब्लॉक में, है ना, पी ब्लॉक में कहाँ होते हैं, टॉप पे या बॉटम ऑफ द पी ब्लॉक में, सोचो थोड़ा सा। तो हमें पता है पीरियोडिसिटी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास पी ब्लॉक है उसमें टॉप मोस्ट कॉर्नर्स पे हमारे को मिलते हैं नॉन मेटल्स, और जैसे जैसे आप पी ब्लॉक में नीचे आते रहते हो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो पी ब्लॉक में बिल्कुल नीचे हमारे पास कुछ मेटल्स मिलते हैं, जैसे कि टिन, है ना, तो टिन ऐसी एक मेटल है, तो पी ब्लॉक में बिल्कुल बॉटम पे आपको मेटल्स मिलेंगे। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनता है लिगेंड प्लस मेटल के कॉम्बिनेशन से, लिगेंड्स तो हमने पढ़ लिए, किस तरह के मेटल्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, ज्यादातर हमारे पास ट्रांजिशन या फिर इनर ट्रांजिशन में जो हमारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ये वाले जो मेटल्स हैं ट्रांजिशन सीरीज के और इनर ट्रांजिशंस में ये बनाते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हमारे पास क्या डेफिनेशन रहती है। तो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो अब हमने ऐसे नहीं बोल देना कि मैम ने बताया था लिगेंड प्लस मेटल का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हाँ वो है, वो भी सही है, पर एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, है ना, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास क्या रहते हैं। तो when ग्रुप ऑफ, when, या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, when fixed number of ligands combine with किसके साथ, मेटल। ठीक है, या फिर हम इसे और कैसे पढ़ सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, when another definition, when ligands या fixed number of the ligands donate the electrons
in the vacant orbitals of metal, तब उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो हमने यहां से क्या क्या चीजें समझी कि ऐसा नहीं है लिगेंड लिया और मेटल लिया, इन दोनों की कॉम्बिनेशन कर दी तो बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा नहीं है। तो आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स भी चाहिए कि 4 लिगेंड्स हैं या 6 लिगेंड्स हैं। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हेन दे कंबाइन विद द मेटल दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या फिर और प्रिसाइसली अगर हमें बताना है तो जब एक सर्टेन फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं मेटल को, मेटल की वेकेंट ऑर्बिटल्स में, तो उस टाइम पे बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है हमारे पास, है ना। तो हमने क्या बोला कि हमें क्या क्या चाहिए, वी रिक्वायर लिगेंड and we require metal and this will form coordination compound, है ना। अब कितने लिगेंड, अब हमने बताया कि लिगेंड्स का नंबर फिक्स होना चाहिए। जैसे हमारे पास इस केस में लिगेंड्स का नंबर फिक्स कर दिया हमने, 6 लिगेंड्स होंगे और लिगेंड को हम डिफाइन भी कर देते हैं, मतलब हम बता भी देते हैं कौन सा लिगेंड है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स लिखे थे लिगेंड्स के, जिसमें हमने अमोनिया, वाटर, फ्लोराइड, क्लोराइड, तो उसमें से मैं 6 अमोनिया मॉलिक्यूल मतलब 6 अमोनिया एज लिगेंड चूज कर रही हूँ। ठीक है, और जो मेटल है वो हमें पता है कौन सा होना चाहिए, ट्रांजिशन सीरीज का, तो मैंने ले लिया कोबाल्ट। कोबाल्ट ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करता है, 3D ट्रांजिशन सीरीज में आता है, तो हमने कोबाल्ट एज मेटल ले लिया है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि होता क्या है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। किस तरह से कंबाइन करेंगे, जो आपका लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स में, है ना। तो यू हैव अमोनिया, अमोनिया को आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें हमारे पास क्या है 3 हाइड्रोजन्स और इसके अलावा इसके पास एक फिल्ड ऑर्बिटल है जिसमें इट हैज वी कैन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करता है और ट्रांजिशन सीरीज के जो मेटल्स हैं उनकी ना कुछ एक खास बात होती है जो आप सबको पता होनी चाहिए कि इनके पास फील्ड ऑर्बिटल्स भी होते हैं, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं, है ना। तो कोबाल्ट के पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से कुछ फिल्ड होंगे और कुछ एम्प्टी होंगे। तो हमें कौन सी चाहिए, इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल। तो जब हमारे पास लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है किसको, ट्रांजिशन मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स को, और कितने लिगेंड्स वो भी आपको फिक्स रखना है। ज्यादातर जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स इज 6। तो अब इस स्ट्रक्चर को जब आपने लिखा है 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। You have first ammonia molecule, second ammonia molecule, इसी तरह से हमारे पास this will be our third ammonia molecule, 4, और ये हमारे पास फिर इधर 5 and this will be 6। अब हमारे पास मेटल है, मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, काफी सारे, बहुत सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, और हमारे पास है लिगेंड। लिगेंड हमने कौन सा ले लिया, अमोनिया, जिसके पास हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अब अमोनिया क्या करेगा, कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, है ना। तो ये वाला जो आपका नाइट्रोजन है, इसी तरह से ये भी कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये भी, और ये सभी क्या करेंगे, कोबाल्ट के वेकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो इस तरह से जब एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स, जैसे कि इस केस में 6 लिगेंड्स हैं, वो कंबाइन कर जाते हैं मेटल के साथ, या वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं मेटल को, तो अब ये बनता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जैसे अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम फिक्स कर सकते हैं। हमें पता होता है कि कोबाल्ट जो है ज्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहता है ना। तो जो हमने यहाँ पर कोबाल्ट लिया दैट वाज नॉट न्यूट्रल, वी अज्यूम कि ये हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट था। तो ओवरऑल चार्ज, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल है और कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना था हमारे पास, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +3, तो यहाँ पे चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब आज के बाद आप आसानी से बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब कि लिगेंड प्लस मेटल का कॉम्बिनेशन। जब एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो तब हमारे पास बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। तो अब इस चीज में ना एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन। इसका क्या मतलब है? कंपाउंड्स तो चलो ठीक है हमें पता लग गया, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, और इनका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही क्यों दिया है? उसका रीजन हमारे पास क्या रहेगा कि यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो से रिप्रेजेंट किया है इसको और इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? आप सबने थोड़ा बहुत इसके बारे में अपने लोअर क्लासेस में शायद पढ़ा हो, व्हाट आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हमारे पास क्या रहते हैं? जब भी हमारे पास, लेट्स सपोज यू हैव एन एटम ए एंड देयर इज अनदर एटम बी, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये दो एटम्स जो हैं इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में क्या होता है, एटम ए के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और एटम बी के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। तो एक एटम के पास फिल्ड ऑर्बिटल हो, दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, उस टाइम पर एटम ए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा बी एटम की वेकेंट ऑर्बिटल में। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ऐसा नहीं उसने डोनेट कर दिया तो उसके बाद, डोनेट करने के बाद ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ नहीं बचा, डोनेट किया पर उसके बाद वो क्या करेंगे, जैसे कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है ना, वैसे ही इसने डोनेट किया पर बाद में ए और बी दोनों मिलके इन दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे आपस में। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड तो ये दोनों स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स शेयर ही कर रहे हैं, राइट। तो जिस तरह से कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एटम ए एटम बी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों मिलके आपस में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड। Similarly, coordinate bond is also formed by sharing of electrons. तो इसमें भी शेयरिंग ही होगी इलेक्ट्रॉन्स की, पर सिर्फ डिफरेंस कैसे है कोवलेंट से, सिर्फ एक एटम जो है वही इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है शेयरिंग में, दूसरे एटम के पास कुछ है ही नहीं, है ना। फिर बाद में मिलके ये दोनों जो है स्पीशीज इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो जब मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो इसमें भी हमने देखा क्या है, जब हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया तो इसमें हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड हियर इज 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं। और कैसे बन रहे हैं, जिसमें अमोनिया में जो नाइट्रोजन था उसके पास लोन पेयर थे, उसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, कोबाल्ट को, और एट द एंड क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और कोबाल्ट मिलके अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है। अब इसमें ना जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वो स्पीशीज जिसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन्स किसने डोनेट किए, ए एटम ने, तो इसको आप बोलोगे दिस इज कॉल्ड एज डोनर, है ना। या फिर इसको हम डिफाइन करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ Lewis base. Any atom which has lone pair of electron and it can donate its electron will be called as a Lewis base. या फिर आप इसे डोनर भी बोल सकते हो। इसी तरह से एटम बी जिसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है उसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज अ Lewis acid, या आप इसको क्या बोल सकते हो, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इसे आप एक्सेप्टर बोलोगे। अब यही सेम चीज उठा के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में अप्लाई करो, तो इसमें जो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जो हमारा लिगेंड था वो क्या हो गया, आपकी डोनर स्पीशीज, या जिसको आप बोलते हो ल्यूइस बेस, और जो हमारे पास मेटल था दैट कैन बी कॉल्ड एज द ल्यूइस एसिड, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारे पास ल्यूइस एसिड है, एक हमारे पास ल्यूइस एसिड है और दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है। कोबाल्ट विल बी दी एक्सेप्टर और अमोनिया हमारे पास क्या हो जाएगा, लुईस बेस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या चीजें कवर करी है। तो अभी बेसिकली हमने बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट स्टडी किया कि लुईस
बेस क्या है, ल्यूइस एसिड क्या है, मेटल क्या है, लिगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें आज स्टडी करी हैं। एक तो हमने देखा कि सबसे पहले ऐसे लिखेंगे हम कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने स्टडी किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास क्या रहेगा। What do we mean by ligands? What do we mean by donor molecules या Lewis base क्या रहता है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है और Lewis एसिड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या थी, जब फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स मेटल के साथ कंबाइन करते हैं। सो आई कैन राइट फिक्स्ड number of ligands when they combine with a metal। और इसमें हमेशा होता क्या है, कौन किसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, लिगेंड हमेशा मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ओनली वन एटम हैज इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, दूसरे एटम के पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दूसरे एटम के साथ इनको शेयर करता है। सो देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, सिर्फ एक एटम से। उसके बाद लिगेंड्स क्या होंगे, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर उस पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तो हम इनको डोनर भी बोल सकते हैं और लुईस बेस भी बोल सकते हैं। तो डोनर या लुईस बेस हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, लिगेंड्स आर द लुईस बेस या डोनर्स, और जो हमारे पास मेटल्स हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो ये हमें आज पता लग गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास है क्या, है ना। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एक बार फिर से इसकी एग्जांपल स्टडी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने एग्जांपल ली थी वो कुछ इस तरह से थी, कोबाल्ट, उसके साथ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं और चार्ज क्या है, +3। यही एग्जांपल पढ़ाई थी मैंने आपको, और इसका स्ट्रक्चर कैसा था, कोबाल्ट उसके साथ 6 अमोनिया, इस तरह से। तो ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके साथ ऐसे अटैच्ड होंगे। ठीक है, आप इसको ना एरो के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर ऐसा जरूरी नहीं होता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो as well as by a single bond also। ठीक है, तो अब इसको कंसाइज फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, इसमें ना अब हम कुछ टर्म्स के मीनिंग समझेंगे। अगर मैं बोलूं कोबाल्ट, कोबाल्ट हमारे पास क्या है, मेटल, और जो 6 अमोनिया है वो हमारे पास क्या है, लिगेंड। ये दोनों मिलके स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जब आप इनको दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देते हो, इस पूरे स्पीशीज का नाम क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब कभी कभी ना हमारे पास बुक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा होता है, चलो उसका मतलब हमने समझ लिया कि जब मेटल और लिगेंड्स को कंबाइन करके आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, तो स्क्वायर ब्रैकेट को इंक्लूड करके इस सारे टर्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और अगर मैं बोलूं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज प्रेजेंट है वो क्या है, सिर्फ कोबाल्ट और अमोनिया, इस वाले पोर्शन को आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स आयन। तो ना हमें कभी कभी स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और कॉम्प्लेक्स आयन में डिफरेंस क्या है। तो जब आप मेटल, वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, और फिर उसको हम आगे दो तरह से डिफाइन कर देते हैं कि जब हम मेटल और लिगेंड को प्लस करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दें, फिर तो वो बन गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और फिर जब आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स को एक्सक्लूड कर देते हो वो हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स आयन।
ठीक है। अब देखो इसमें जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे चार्ज कितना है, +3। जब मैं लिखती हूँ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जब भी आप लिखते हो तो आपको पता है ना कि इसमें प्लस को बैलेंस करने के लिए माइनस होता है। ऐसे इफ आई राइट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसमें मैग्नीशियम पे चार्ज +2 और 2 क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, -2। तो ऐसा हमेशा होगा, जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास माइनस का चार्ज भी होता है ना। अब ये जो मॉलिक्यूल था आपका, इसमें ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें कुछ मिसिंग है अभी भी, और वो चीज मिसिंग क्या है, नेगेटिव पोर्शन। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये पॉजिटिव पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है, तो इसका कोई ना कोई अनायनिक पार्ट इसको बैलेंस करने के लिए चाहिए। और वो कितना होगा, 1 प्लस को 1 माइनस बैलेंस करता है, 2 प्लस को 2 माइनस बैलेंस करेंगे। उसी तरह से अगर यहाँ पे चार्ज +3 है तो यहाँ पे इसको जो बैलेंस करेगा दैट विल बी -3। तो हमने 3 क्लोरीन ऐड कर दिए। अब ये क्या है हमारे पास, ये पूरा मिला के बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी तक जो मैंने पहले ड्राइंग बनाई थी, ये वाली ड्राइंग, ये किसकी थी, कॉम्प्लेक्स आयन की, है ना। तो व्हेन अ fixed number of ligands they combine with the metal they form coordination compounds, it is true, but अभी भी इस coordination compound में कुछ missing है। और वो चीज missing क्या थी, अगर इस पे चार्ज +3 है तो हमारे पास यहाँ 3 क्लोरीन भी प्रेजेंट है जो कि कोबाल्ट के साथ अटैच्ड होंगे। पर वो 3 क्लोरीन इस कोबाल्ट के साथ कैसे अटैच्ड होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच नहीं होते हैं। कोबाल्ट और क्लोरीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है ना, या जिसे आप आयनिक बॉन्ड बोल सकते हो। तो ये आयनिक फोर्सेस के साथ एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पे कितने क्लोराइड हैं, टोटल 3। आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। अब ये आपके पास कंप्लीट हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। हाँ, तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट्स को मिला के कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। जो बीच वाला पोर्शन है इसको आप कॉम्प्लेक्स आयन कहोगे, और जो इसके बाहर प्रेजेंट है, ये वाले जो लिगेंड्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेटल के साथ कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये वाले पोर्शन को आप बोलते हो आयोनाइजेशन स्फीयर। तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर। तो अब और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे इनमें से एक एग्जांपल और कैसे कर सकते हो आप, पोटेशियम फेरोसायानाइड, ये भी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, आपको पता है एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1, तो 4 पोटेशियम पे चार्ज कितना आ जाएगा, +4। इस पे चार्ज कितना है, +4। अब ये आपका कटायन है, जैसे इसमें ये कटायन था ना, जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है वो इस टाइम पे केटायन की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वाले केस में ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो अब अगर इस पे चार्ज +4 है तो अनायन पे चार्ज क्या होगा, -4। तो अब इस टाइम पे जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, वो अनायन की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर। दिस विल बी दी आयोनाइजेशन स्फीयर, और ये पोर्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस पोर्शन विल बी दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और स्क्वायर ब्रैकेट्स को छोड़ के जो हमारे पास बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है ना। तो अब इसमें हमने ये चीज समझी कि जो, अच्छा अब इस एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा सा नजर आएगा, वो भी देख लेते हैं। हमने लिखा K4 Fe साइनाइड 6, है ना। तो अब इसमें ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, मेटल रहेगा हमारे पास, और मेटल के पास कितने लिगेंड्स हैं, यू हैव इन टोटल 6 साइनाइड लिगेंड्स, इस तरह से, है ना। और ये जो 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे आयरन को, तो ये बन गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
इसके साथ साथ हमारे पास, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे -4 चार्ज था, अब इसके साथ पोटेशियम आयंस अटैच्ड होंगे वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो मतलब आयनिक बॉन्ड से ये आपस में अटैच्ड होंगे आयरन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा K4FeCN6 का डायग्राम बन गया। तो अब इसमें, इस लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी की चीजें, हमने ये स्टडी किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास, लिगेंड, मेटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या रहता है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या रहता है। अगले लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, और फिर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ओके, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर, और आप इसे अच्छे से रिवाइज करना, बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, पर हमें कुछ कुछ चीजें नहीं पता होती बेसिक का भी, तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है।